BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। कक्षा सातवीं में बच्चों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कक्षा सातवीं कक्षा में हमारा जो आज का विषय है वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है ऊष्मा भाग पहला, जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा पर चर्चा करेंगे। मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। तो ऊष्मा या हीट इस पाठ के अंतर्गत हम जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे वह कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम अपने आसपास के कुछ अनुभव घटनाओं को देखेंगे जिससे हमें ऊष्मा मिलती है। उसके बाद ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है, वह संचरण कैसे करती है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद ऊष्मा का घटकों पर पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है वह जानेंगे। और फिर ऊष्मा के गुणधर्मों पर आधारित कुछ हम वस्तु या उपकरण देखेंगे जिसे मनुष्य ने बनाया है ऊष्मा के गुणधर्मों को ध्यान में रखकर और जिसका हम दैनिक जीवन में लाभ लेते हैं, उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले ऊष्मा और उसके कुछ स्रोत देखेंगे। तो सबसे पहला अनुभव हम घर में देखते हैं। तो किचन में गैस स्टोव सिगड़ी पर कुछ पदार्थ रखा गया है पकने के लिए और उसमें से गर्मा गर्म भाप निकलता हुआ दिखाई देता है, पानी उबलता हुआ दिखाई देता है, दाल उबलता हुआ दिखाई देता है और उसके पास खड़े रहें तो हमें गर्मी महसूस होती है। ये अनुभव बहुत सामान्य है और हर घर में सभी ने इसका अनुभव लिया है। इसके अलावा बहुत सारे घटनाएं या अनुभव हैं जो हम देखते हैं। जैसे यह एक लड़की कुछ भून रही है आग में। उसके हाथ में एक छड़ है और उसके सिरे पर वह पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है जिसे वह आग में भूनना चाहती है। दूसरा यहाँ है कि गर्मी का धूप का दिन है, यह खूब गर्मी है। उससे बचने के लिए एक व्यक्ति ने छाता खोल के रखा है और वह उसके नीचे बैठा है। छाता की छाया में वह बैठा हुआ, यहाँ पर वह गर्मी से बचना चाहता है। नीचे है यह प्राणी या कुत्ता जो है उसे बहुत तेज ठंड लग रही है, तो वह उससे बचने के लिए कपड़े कंबल लपेटा है ताकि उसे ठंडी न लगे या यूँ कहें शरीर की गर्मी बाहर न निकल पाए। और बाहर से गर्म पानी में उसने पैर रखा है ताकि उसे ऊष्मा या गर्मी मिले उस पानी से, ठंड से बचने के लिए। या बुखार होने पर भी ऐसा कुछ होता है, तब डॉक्टर हमारे मुंह में एक औजार तापमान भी डालता है, थर्मामीटर, और हमारी
अंदर की गर्मी या ताप को चेक करता है। उसके अलावा हमने गाय, भैंस और बहुत सारे मोटी चमड़ी वाले प्राणियों को इस तरह पानी में, कीचड़ में लौटते हुए, आनंद लेते हुए देखा है। तो वो भी अपने आप को गर्मी से, प्रकृति के मौसम से, प्रहार से बचाने के लिए कुछ न कुछ उपाय कर रहे होते हैं। तो ये सारे अनुभव हमारे दैनिक जीवन के ही हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बुखार आने पर डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो इस तरह का एक उपकरण होता है जिसे थर्मामीटर कहते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर की गर्मी, ताप को चेक करता है कि कम है या अधिक है। ताप अधिक है सामान्य से, जैसे 97.6 से ज़्यादा हो गया तो हम कहते हैं कि बुखार आ गया, हमें, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। उसी प्रकार अगर सेंटीग्रेड में मापें तो 36.4 या 37 के आसपास रहे तो हम कहेंगे कि हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल है, सामान्य है। आजकल कोविड पीरियड में यह थर्मामीटर जो है इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, जो कि बिना स्पर्श किए दूर से ही तापमान को चेक कर लेता है। और प्रयोगशाला में कुछ इस तरह के भी तापमान होते हैं जो अधिक ताप को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये सभी तापमापी है, थर्मामीटर ही है किसी न किसी प्रकार के। तो कुछ मैनुअल है, कुछ डिजिटल है, कुछ दूर से यानी बिना स्पर्श किए ही चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, लेज़र वाले या रेडिएशन चेक करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के तापमापी हैं। तो इन सभी का संबंध कहीं न कहीं ऊष्मा से ही है, ऊष्मा के कारण ही ये बनाए गए हैं। अब चलते हैं ऊष्मा के स्रोत। प्रकृति में आखिर ऊष्मा आती, मिलती कहाँ से हमें? हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें ऊष्मा कहाँ से मिलती है? तो ये सबसे पहला अनुभव कि जब भी हम दिन में बाहर निकलते हैं तो सूर्य से रोशनी, और उसी सूर्य से हमें फिर गर्मी या ऊष्मा प्राप्त होता है। सूर्य जो कि हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर है, उसके अंदर तमाम गैसों में, उनके अणुओं में विखंडन, संलयन, यानी वो जलते रहता है, गैस बनते रहता है, और उसके कारण ऊष्मा बाहर निकलती है और हमारी पृथ्वी तक, हमारे जितने भी ग्रह हैं इस सौरमंडल में, सभी को ऊष्मा कहीं न कहीं सूर्य से प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया बाहर से आने वाली ऊष्मा। हमारे पृथ्वी में बच्चों बाहर जिस तरह दिखाई देता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर खड्डा खोदेंगे, अंदर जाएंगे, तो हमें गर्मी महसूस होती है। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के अंदर भी बहुत तेज गर्मी ऊष्मा है, और उसके अंदर जितने भी सब चट्टान, मिट्टी, पदार्थ है, सब पिघले हुए रूप में रहते हैं, और ज्वालामुखी में यही बाहर निकलता है, तो हम कहते हैं ज्वालामुखी है ये। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी बहुत ऊष्मा है, तापमान बहुत अधिक है, तो हमारे पृथ्वी भी ऊष्मा का ही एक स्रोत है। तो भूऔष्णिक ऊर्जा के रूप में यह स्रोत हमारी पृथ्वी के अंदर है। तो बाहर से ऊष्मा सूर्य से मिलती है, अंदर पृथ्वी की ऊष्मा स्वयं है जो आग है, और वो पिघलता रहता है और गर्मी को बढ़ाते रहता है। इसके अलावा आपने बिजली यानी इलेक्ट्रिक के सिगड़ी, इलेक्ट्रिक के आयरन, कपड़े को इस्त्री करने का यह उपकरण देखा होगा, हीटर देखा होगा, जो कि बिजली, विद्युत से ऊष्मा बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं, परिवर्तित करते हैं एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा भी कहीं न कहीं ऊष्मीय ऊर्जा निर्माण करता है। और बहुत सारे पदार्थ हैं, लकड़ी, कागज, गोबर के उपले और तेल इत्यादि, ये जो पदार्थ हैं इनको जलाने पर हमें ऊष्मा मिलती है। ये ईंधन का कार्य करते हैं। तो ईंधनों के जलने से ऊष्मा निर्माण होता है। लकड़ी को जलाएंगे तो देखते ही हैं हम आग को, और पेट्रोल, डीजल भी कहीं न कहीं जल के ऊष्मा निर्माण करता है, और यह
हमने गाड़ी वाहनों में देखा है कि यह जलने पर इंजन को शक्ति मिलती है और जलने पर जो धुआं निकलता है वह गाड़ी से निकलते हुए हमने देखा है। ये सब ऊष्मा के स्रोत है। उसी प्रकार बहुत अधिक मात्रा में, कम जगह में अधिक मात्रा में ऊष्मा और ऊष्मा से फिर विद्युत निर्माण करने के क्षेत्र में हम नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो कुछ रेडियोधर्मी जो तत्व हैं इनके बारे में ज़्यादा हमें अभी चर्चा नहीं करनी है। कुछ पृथ्वी पर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो टूटते हैं अगर, तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का निर्माण करते हैं, और वो लगातार अगर टूटते हैं तो ऊष्मा निकलती रहती है, ऊष्मा बढ़ती जाती है। तो उनके केंद्रकों के विभाजन से ऊष्मा का निर्माण होता है, और इसे बहुत ही सुरक्षित जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह रेडियोधर्मी है, अर्थात ये बिना किसी माध्यम के हवा में संचरण करते हैं। इनके हानिकारक असर हमारे शरीर पर पड़ते हैं, इसलिए इन्हें बंद स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर यह प्रयोग किया जाता है ऊष्मा का। और उसके बाद हम चलते हैं खुली हवा में। तो आसपास की हवा में भी बच्चों देखते हैं गर्मी के मौसम में तो हवा बहती है तो हमें गर्मी महसूस होती है, यानी हवा ही गर्म लगती है, या लू चलती है तो हवा ही गर्म गर्म लगती है। और ठंडी के मौसम में जब हवा बहती है तो ठंडी ठंडी हवा लगती है। गर्मी के मौसम में कहीं हम पहाड़ी पर हैं, कहीं और हिल स्टेशन पर हैं, तो वहाँ की हवा थोड़ी ठंडी लगती है। तो हवा में भी कहीं न कहीं कम अधिक मात्रा में ऊष्मा पाई जाती है, वो भी हम देखते हैं। तो ये ऊष्मा आखिर कहीं न कहीं निर्मित हो रही है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण कैसे करती, कैसे चलते हैं, उनके तो न पंख है, न उनके तो हाथ पैर है, तो आखिर वो ऊष्मा वहाँ से निकल कर आती कैसे है। तो यह भी थोड़ा बहुत प्रकाश की तरह ही होता है, लेकिन जो अंतर है उसे समझना बहुत ज़रूरी है प्रकाश में और ऊष्मा में। तो ऊष्मा का संचरण जो है बच्चों 3 प्रकार से होता है। तो वह ऊष्मा का संचरण मतलब क्या? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ऊष्मा जाती है तो वही ऊष्मा का संचरण होता है, और उसके 3 विधियां हैं, 3 प्रकार से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। पहला है संचरण, दूसरा है संवहन, और तीसरा है विकिरण। ये तीनों क्या है, ये हम धीरे धीरे जानेंगे और समझेंगे। तो अभी हमने देखा 3 विधियां हैं संचरण की। पहला है संचलन, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन। तो संचरण का मतलब होता है साथ चलना, मतलब जब पदार्थ एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं तो ऊष्मा एक में से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में पहुंचती है, यानी एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं, सटे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, तो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जिसे कंडक्शन या संचलन कहते हैं। दूसरा है संवहन, कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, पदार्थ के अंदर के जो अणु हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब यानी चिपके हुए नहीं रहते हैं, थोड़ा दूर ही रहते हैं, लेकिन वह गर्म होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उनके अणु, संचलन में अणु नहीं जाते क्योंकि पदार्थ बहुत नज़दीक होते हैं, अणु उनके चिपके हुए रहते हैं, तो वह घूमने फिरने का जगह नहीं है उनके पास, तो वो ऊष्मा को ही लेकर एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे में दे देते हैं। संवहन में ऊष्मा जो है वह अणुओं के साथ साथ जाती है, जहाँ जहाँ अणु जाएगा वहाँ यह ऊष्मा जाएगी। तीसरा है विकिरण, रेडिएशन, अर्थात यहाँ पर किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं है। ऊपर संचरण और संवहन में देखा कि हमें कोई पदार्थ चाहिए, उसके अणु चाहिए, तो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यहाँ पर बिना किसी माध्यम की यह अपने आप निर्वात जगह में भी जाती है, किसी का सहारा लिए बिना। तो अब पहले देखते हैं संचलन, उसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से हमें समझ में आएगा। यह एक बर्नर है, प्रयोगशाला में किया जाने वाला प्रयोग है। बर्नर मतलब ऐसा यह एक स्टोव है
जिसमें पाइप लगी होती है और गैस की पाइप लगी होती है और ऊपर से गैस बाहर निकलता है। वहाँ अगर हम ऊष्मा दें, आग लगाएं, तो वो जलने लगता है, जैसे स्टोव जलता है। यह एक छड़ है, धातु की छड़ है, और यह एक कुचालक है, स्टूल है लकड़ी का, रखा हमने प्रयोग के लिए। और यह मोम के कुछ गोले हैं। मोम हमें पता है बच्चों की गर्म करने पर वह पिघलता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सबका मिला जुला कर एक प्रयोग करेंगे जिसमें हम संचलन को देखेंगे, ऊष्मा का एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना होता है। तो बर्नर, धातु की छड़, लकड़ी का स्टूल, टेबल, मोम की गोलियां। इस तरह से धातु के छड़ को हम स्टूल या टेबल पर रखते हैं और इस तरह रखते हैं कि चिपका देते हैं या सपोर्ट लगाते हैं ताकि वो सरक के वहाँ न जाए। और उसमें हम एक सिरे पर मोम की गोलियों को उसमें फंसा देते हैं, छेद करके। छड़ है या तार है धातु की, उसी में ये मोम की गोलियां हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, बर्नर को दूसरे सिरे पर, धातु की छड़ या तार के दूसरे सिरे पर बर्नर को हम जलाएंगे। तो क्या करेंगे, हम वहाँ पर उसको जलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी, यानी यहाँ पर गर्मी तेज हो गई क्योंकि ये जल रहा है। और वह जो ऊष्मा है वह सीधे सीधे वह संपर्क में है छड़ के। तो छड़ के संपर्क में होने के कारण क्या होगा, चलिए देखते हैं प्रयोग को। कुछ देर तक इस तरह छड़ जब गर्म होती है तो छड़ के अंदर के जो अणु हैं उनमें ऊष्मा जाती है और फिर क्या होता है, ऊष्मा एक सिरे से, लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और थोड़ी देर और गर्म करते रहने पर धातु की जो छड़ है, तार है, वह बहुत अधिक गर्म होती है और ऊष्मा मोम के गोले तक धीरे धीरे पहुंचती है। और हम देखते हैं कि वह गोला मोम का जो बर्नर की तरफ है पहला, वह पहले गिर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्रम में दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला जो कि बर्नर की ओर से ही है वही गिरता है। और जो सबसे दूर गोला है मोम का, वह सबसे अंत में गिरता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा उस पांचवें गोले तक काफ़ी देर से पहुंचती है। सबसे पहले जो पास में है वहाँ पहुंच गई, जबकि जो सबसे दूर था गोला वह सबसे अंत में गिरा। अर्थात ऊष्मा बर्नर की ओर से बढ़ते 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 दूसरे सिरे राइट साइड में सबसे अंत में पहुंची। तो शुरू कहाँ से हुए, लेफ्ट साइड से, और फिर वह धीरे धीरे संचरण करती हुई धातु में पहुंच गई राइट साइड में। तो धातु की छड़ के अंदर के जो अणु है वह एक दूसरे से चिपके हुए हैं, यह ठोस पदार्थ है। तो इस तरह से संचलन उसके अंदर हुआ। ऐसा नहीं कि गर्म करते ही तुरंत वह मोम की गोलियां गिर गई, ऐसा नहीं। यही प्रयोग अगर उल्टा करते हैं, छड़ को के राइट साइड में अगर हम बर्नर लगाते तो क्या हो, तो निश्चित है ऊष्मा जो है राइट से शुरू होकर लेफ्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ती, लेकिन संचरण जरूर होता और धीरे धीरे वह दूसरे सिरे तक पहुंच जाता। तो इसे कहते हैं संचलन। यह जो ऊष्मा के संचरण यानी
एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का प्रकार, इसे संचलन कहते हैं। इसमें क्षण जो है वो ऊष्मा से के संपर्क में ही है और संपर्क में रहने से ही वह ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। और इसी का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। हमने देखा है इसका प्रयोग। खाद्य पदार्थ को पकाना है, उसमें ऊष्मा देनी है, तो हम उसे आग में इस तरह रखते हैं भुनने के लिए और छड़ लगाते हैं तो हाथ हमारा दूर रहता है उससे, ताकि हम जल न जाएं। फिर भी बहुत देर तक अगर इस तरह पकड़े रहें तो धीरे धीरे छड़ भी गर्म होती है और हमारे हाथ तक वह गर्मी पहुंचती है। तो उस हिसाब से हमें किस प्रकार के छड़ या पदार्थ का प्रयोग करना है वो हमने अनुभव से सीखा है। जो पदार्थ बहुत जल्दी गर्म नहीं होता उसी का प्रयोग यहाँ करते हैं, या तो लंबे छड़ का प्रयोग करते हैं ताकि गर्मी देरी से पहुँचे, ऊष्मा देरी से पहुँचे। तो ठोस पदार्थों में संचलन के कारण ऊष्मा का संचरण होता है और संचलन में हमेशा माध्यम की जरूरत पड़ती है और वह ऊष्मा के संपर्क में होता है, उसके से स्पर्श होता है। अलग अलग पदार्थ में संचलन की गति वह है अलग अलग होती है, किसी में तेजी से जाती है, किसी में बहुत धीरे धीरे जाती है। तो यहाँ पर संचलन होता है कब? जब माध्यम हो, यानी यहाँ पदार्थ ऊष्मा के संपर्क में हो। बिना माध्यम के संचलन नहीं हो सकता। अब चलते हैं ठोस के बाद द्रव या गैस में। पानी को उबलते हुए हमने देखा, तो पानी में वास्तव में होता क्या है? तो पानी के अंदर इस तरह से क्रिया होती है। नीचे जो पदार्थ यानी पानी की बूंदें हैं वह पहले गर्म होती है, गर्म होने से वो हल्की होती है और वह ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर का जो पानी ठंडा है वह भारी है तो वह नीचे आ जाता है। कोई भी गर्म पदार्थ हमेशा हल्का होता है, ठंडा पदार्थ भारी होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये पानी की बूंदें ही अपना जगह बदलती हैं, ऊपर जाती हैं, ऊपर से बूंदें नीचे आती हैं, और यह गर्मी ऊष्मा देते रहने पे ये लगातार ये क्रिया होती है। तो हम कहते हैं पानी उबल रहा है। यहाँ पर जो पदार्थ है खुद ही अपना जगह छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाता है ऊष्मा को लेकर, और पूरा पदार्थ यानी पूरा पानी, पूरा बर्तन गर्म हो जाता है। इसे कहते हैं संवहन, कन्वेक्शन। तो संवहन में चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, अणु जो है अपना स्थान बदल देते हैं। यहाँ देखें ना, स्थान बदल देते हैं। पानी की बूंद भी अपना स्थान बदलती है, नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे आ जाता है। जितने भी द्रव या गैसीय पदार्थ में ऊष्मा का जो संचरण होता है वह संवहन की क्रिया से, कन्वेक्शन की क्रिया से ही होता है। तो संवहन में भी माध्यम, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है हमेशा। बिना माध्यम के भी संवहन नहीं हो सकता। हम पानी को कहीं दूर रख के बर्नर कहीं दूर जलाएं तो पानी अपने आप उबलने वाला नहीं है। तो ये दो क्रिया हो गई, संचलन और संवहन। आपने देखा दोनों में अंतर क्या है? तो संचलन में जो ठोस पदार्थ है वह आग के संपर्क में है, और वह खाद्य पदार्थ भी संपर्क में है, तो खाद्य पदार्थ गर्म होके पक जाता है, और छड़ जो है वो एक सिरा गर्म होके दूसरे सिरे तक उसकी गर्मी पहुंच जाती है। जबकि संवहन में पानी की बूंदें या पदार्थ के अणु जो है अपना जगह छोड़ छोड़कर गर्मी को एक स्थान से, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। वो खुद ऊष्मा को पकड़ते हैं और फिर दूर चले जाते हैं, फिर दूसरा कोई आता है ऊष्मा को पकड़ता है, फिर वहाँ चले जाता है। तो घूमते हैं सभी लोग ऊष्मा को लेकर, और सारा जो माहौल है वो गर्म हो जाता है। जबकि संचलन में ऐसा नहीं है, वो ऊष्मा को एक ऊष्मा दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। यहाँ पर घूमने वाली प्रक्रिया नहीं है संचलन में।
तो संचलन और संवहन दोनों में माध्यम की आवश्यकता होती है, दोनों के लिए कॉमन फैक्टर। तो संचलन संवहन में हमने देखा माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन हमने ये देखा कि सूर्य इतना दूर है, कोई माध्यम नहीं है, फिर भी हमारी पृथ्वी तक उसकी गर्मी आ जाती है बिना किसी माध्यम के। वह ऊष्मा हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। तो यह जो यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक बिना किसी माध्यम से पहुंची, इस कृति को या इस संचरण विधि को हम विकिरण कहते हैं। तो माध्यम न होने पर भी ऊष्मा का संचरण होता है, जिसे हम विकिरण या रेडिएशन कहते हैं। तो ऊष्मा माध्यम हो चाहे माध्यम न हो, वह किसी न किसी तरह से संचरण कर ही लेती है। रेडिएशन विकिरण में ऊष्मा बहुत तेजी से बढ़ती है, उसकी गति प्रकाश की गति जैसी ही होती है, जबकि संचरण और संवहन में वह बहुत धीमी गति में आगे बढ़ती है। तो विकिरण बिना किसी माध्यम के, जैसे कि हमने अनुभव किया है, ठंडी के दिनों में हम अलाव के या आग के सामने खड़े होकर अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम ऐसा करते हैं? सीधे आग में उंगली डालते हैं, हथेली रख देते हैं आग के पास एकदम ऊपर? नहीं, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि संपर्क में आने पर हम जल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम थोड़ा दूर जाते हैं, जहाँ तक हम उसकी ऊष्मा को सह लेते हैं, अच्छा लगता है। तो यह कृति हम करते हैं और हमें इस तरह अलाव के पास यानी बैठना अच्छा लगता है, न कि आग के या ऊष्मा के अंदर। तो यह दूर रहने पर भी गर्मी का महसूस जो होना है ऊष्मा का, यही क्या है? विकिरण है। और एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम दो प्रकार के संचरण को साथ में देखते हैं। यह यू आकार का एक धातु है बच्चों, ध्यान से देखिए। उसके एक सिरे पर हमने फ्लेम या आग लगा दिया है और उसे गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा? ए से वह जो ऊष्मा है धीरे धीरे संचलन के माध्यम से वह आगे बढ़ेगा। जैसे लाल दिख रहा है, ये लाल मतलब ऊष्मा ट्रेवल कर रही है, नीला मतलब वह ठंडा है, अभी धीरे धीरे वह गर्म हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बी हिस्सा लाल हो गया, यानी पूरा छड़ लाल होने से पहले ही बी वाला हिस्सा लाल हो गया। ये कैसे हुआ? अगर संचलन हो रहा है तो बी को सबसे अंत में गर्म होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ कुछ और भी हो गया। क्या हो गया? तो सबसे पहले ए के पास के जो पदार्थ हैं वह गर्मी को संचलन द्वारा आगे बढ़ाते हैं, और इसमें समय लगता है क्योंकि यह बहुत धीमी गति से होता है। उसी बीच ए के पास बी है, तो बिना किसी माध्यम के विकिरण द्वारा ऊष्मा जो है बी तक पहुंच जाती है, विकिरण द्वारा। तो बी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंच गई सबसे पहले, और जबकि संचलन द्वारा पहुंचने में उसे काफ़ी समय लग रहा है, इसलिए बी हिस्सा भी जल्दी गर्म हो जा रहा है सी के पहले। सी देखिए बीच में है, तो सी गर्म नहीं हुआ, लेकिन बी वाला हिस्सा जल्दी गर्म हो गया। तो इस तरह भी हमने देखा संचरण, जिसमें संचरण और विकिरण का एक साथ यह उदाहरण था। अब हम दैनिक जीवन में यह भी देखते हैं कि कोई भी गर्म पदार्थ कुछ देर बाद ऐसे हवा में छोड़ देते हैं तो वह ठंडा होने लगता है। कोई भी पदार्थ हो, गर्म पानी को रख दो, कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा। गर्म छड़ को हवा में रख दो, कुछ देर में वो ठंडा हो जाएगा। क्या होता है ऐसा? तो ऊष्मा जो है गर्म से ठंडे की ओर बढ़ती है, यानी फैल जाती है ऊष्मीय ऊर्जा। तो यह जो गर्म पदार्थ की ऊष्मा है वह विकिरण द्वारा हवा में फैलने लगती है, तो पदार्थ की ऊष्मा कम होती जाती है, इसलिए पदार्थ ठंडा हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात। तो विकिरण के कारण ऊष्मा बाहर निकल जाती है और पदार्थ
ठंडा हो जाता है। तो कोई भी पदार्थ, गर्म पदार्थ कुछ देर बाद ठंडा होने लगता है, पक्का है, और विकिरण के कारण ऊष्मा बाहर निकल जाती है। अगर उसे हमने बिना किसी संपर्क के बाहर ऐसे छोड़ दिया है या लटका दिया है तो विकिरण से निकल जाएगी। हमने किसी पदार्थ पे रख दिया है, धातु पे रख दिया है, पानी में डाल दिया उसको, तो ऊष्मा फिर वो संचरण द्वारा स्पर्श होकर बाहर निकल जाती है। कुछ पदार्थों में ऊष्मा का संचरण जल्दी होता है तो कुछ पदार्थों में ऊष्मा का संचरण बहुत धीमी गति से होता है, मतलब आसानी से नहीं होता है। तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण जल्दी होता है, जो पदार्थ हमें लगता है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, उन्हें हम ऊष्मा के सुचालक कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि जो पदार्थ बहुत धीमे धीमे गर्म होते हैं, संचरण जल्दी नहीं होता है, उन्हें हम ऊष्मा के कुचालक, बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। जैसे कि लकड़ी है, प्लास्टिक है, मिट्टी है, पत्थर है, ये सब जो है धीरे धीरे गर्म होते हैं, और जबकि धातु के जो पदार्थ होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं। तो सुचालक पदार्थों में सभी धातुएं सामान्य तौर पर जैसे तांबा, सोना, चांदी, स्टील, लोहा इत्यादि, ये सब अच्छे सुचालक हैं, तुरंत गर्म हो जाते हैं। जबकि कुचालक में हम देखते हैं तो लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक, इवन पानी भी बहुत तुरंत गर्म नहीं होता। तो ये सब ऊष्मा के कुचालक इन्हें माना जाता है। अब हम देखते हैं जो भी हमारे प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं, घटक होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उन पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है, लेकिन वह आज के लेसन में नहीं हो पाएगा। इसे हम अगले यानी ऊष्मा के भाग 2 में देखेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।